सो ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स वगैरह कर दिया था आरएलसी सर्किट का। आज रेजोनेंस वाला पोर्शन करेंगे, क्यू फैक्टर वाला पोर्शन करेंगे। So energy stored in an inductor. So when AC is fed to an inductor of inductance L, the current in it grows from 0 to maximum steady value I0. So if I is the current at any instant t, then the magnitude of induced EMF developed in the inductor at that instant E is equal to L di by dt. तो हमें पता है कि जो induced EMF का magnitude है वो L di by dt होता है। ये हम लोगों ने पहले जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया था उसमें भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था। सो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ठीक है। The self-induced EMF is also called the back EMF as it opposes any change in the current in the circuit. इसको back EMF भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोज करता है कोई भी चेंज, जो कि एक सर्किट में जो भी चेंज होएगा उसको अपोज करेगा ये सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। वो हम लोगों ने लेंजेस लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखा है। So physically the self-inductance plays the role of inertia. It is electromagnetic analog of mass in mechanics. So therefore, so जो electromagnetic analog of mass is the measure of inertia. और यहाँ पे जो self inductance है, that is also electromagnetic inertia जो है उसको measure करने के लिए होता है। So self inductance plays the role of inertia. It is the electromagnetic analog of mass in mechanics. Therefore, work needs to be done against the back EMF. So back EMF E in establishing the current, this work done is stored in the inductor as magnetic potential energy. So जो हम work done करेंगे back EMF के against in establishing the current, वो जो work done है that will be stored as magnetic potential energy. So for the current I at an instant t, the rate of doing work is dW by dt. Rate of doing work is equal to dW by dt, which is equal to EI. So if we ignore the resistive losses and consider only inductive effect, then dW by dt is equal to EI. तो हम लोग अगर resistive losses को ignore कर देते हैं तो जो rate of work done is actually equal to EI in that case, which is L di by dt into I. So EMF induced हमें पता है L di by dt है, इसको replace कर दिया यहाँ पे 60th इक्वेशन, ये जो है E is equal to L di by dt, यहाँ पे E के जगह replace कर दिया, so L di by dt into I हो गया। So L into I di हो गया और dt को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये dt और ये dt कैंसिल हो गया। So dW is equal to Li di, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, करंट 0 से I होता है ना, तो जो वर्क डन है हमारा 0 से W हो जाएगा। So this is work done is equal to half Li स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। I di का I स्क्वायर बाई 2 होता है तो हाफ Li स्क्वायर हो जाएगा वर्क। So total amount of work done in establishing the current is W, which is equal to half Li square. So thus energy required to build up current in an inductor is energy stored in an inductor. So energy stored in an inductor is equal to half Li square. This is equal to work done to build up that current. For an air core solenoid, जिसमें सोलेनॉइड में कोई भी कोर नहीं है, एयर है अंदर, तो वहां पे B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N बाय L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए कैपिटल N बाय L कर रहे हैं इनटू I। सो यहाँ पे BL डिवाइडेड बाय म्यू नॉट N है ना। I को अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन से
बाकी सबको लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे तो I इज इक्वल टू VL बाई म्यू नॉट एन हो गया. सो हियर और जो L होता है सोलेनॉइड में दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल. तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन हो गया बेसिकली. तो इंडक्शन एल और इंडक्टेंस एल और आई का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारा स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी में जो आया था हाफ एल आई स्क्वायर में आई का वैल्यू ये डाल देंगे और एल का वैल्यू ये डाल देंगे. ये दोनों वैल्यू डालेंगे तो हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू बी एल बाई म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर. अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है. और यहाँ पे हाफ इंटू म्यू नॉट और यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर है तो ये 2 म्यू नॉट बच गया. यहाँ पे a इंटू एल ऊपर हो गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल. ए इंटू एल क्या होता है? वॉल्यूम होता है. तो अब अगर हमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालना है ना, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बी इज कैपिटल यू बी बाई वॉल्यूम. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी बाय वॉल्यूम. तो यू बी बाई ए एल कर देंगे, इस ए एल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्मॉल यू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट हो जाएगा. तो अगर इलेक्ट्रिक जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है वहां पे हमने देखा एनर्जी डेंसिटी क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हो गई यू ई. और यही यू बी अगर हम लोग को देखना है so UB is equal to B square by 2 mu. So half epsilon naught E square हो गया और B square by 2 mu naught. नंबर 1 और नंबर 2 क्लियर है? Yes, sir. अब LC oscillations. So in this figure a capacitor of capacitance C is connected to an inductor of inductance L. तो हमने एक कैपेसिटर C कनेक्ट कर रखा है इंडक्टर L के साथ थ्रू अ की K2. तो ये जो की K2 के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर रखा है. सेल इज कनेक्टेड टू C थ्रू की K1. एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमने सेल कनेक्ट कर रखा है जिसका की जो की है वो K1. अब कह रहा है व्हेन प्लग ऑफ K1 इज पुट इन, मतलब इसको ऑन कर देते हैं. इसको जैसे ही ऑन करेंगे ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो व्हेन प्लग of K1 is put in, the cell charges the capacitor to a voltage potential V is equal to Q by C. तो कितना पोटेंशियल से चार्ज कर देगा? Q by C पोटेंशियल से चार्ज करेगा. Where Q is the charge on the capacitor plates at any instant and V is the potential across the plate. So some energy from the cell is stored in the dielectric medium between the plates of capacitor in the form of electrostatic energy. So this is equal to Q square by 2C. तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा? Q square upon 2C. This is the energy stored in the capacitor. On removing the plug of K1, तो अब हम लोगों ने क्या किया? इसको K1 को रिमूव कर दिया और K2 को ऑन कर दिया. ठीक है. So on removing plug of K1 and putting in plug of K2, the charged capacitor. अब ये क्या है? ये सर्किट से हट गया. ये पूरा सर्किट से रिमूव हो गया. अब सर्किट में बस कैपेसिटर और इंडक्टर है. मतलब ये ईएमएफ का सोर्स नहीं है, वोल्टेज का सोर्स नहीं. ठीक है. पहले बस वोल्टेज का सोर्स और कैपेसिटर था चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर के समय. और बाद में जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा तो उस समय बस कैपेसिटर और इंडक्टर होगा, ये सेल नहीं होगा. तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है वो अब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा. ये हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है. On removing the plug K1 and putting in the plug of K2, the charged capacitor is connected to
L. ठीक है, तो जो चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू L एंड स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू L. तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है L के थ्रू कनेक्ट कर दिया और L के थ्रू ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ. So an induced EMF develops in the circuit which opposes the growth of current in L and hence delays it. तो ये जो induced EMF है ये क्या करता है? It develops in the circuit. Induced EMF develops in the circuit which opposes the growth of current in L. So induced EMF क्या करता है? ये opposes the current in L and hence delays it. So when capacitor is completely discharged, the energy stored in the capacitor appears in the form of magnetic field energy through it. तो जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड था वो एनर्जी अब कहाँ चला जाएगा? इंडक्टर में चला जाएगा स्टोर होने. So when capacitor is completely discharged, the energy stored in the capacitor appears in the form of magnetic field energy around L. और वो जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो किसके बराबर है? हाफ Li स्क्वायर. तो ये जो पहले एनर्जी स्टोर्ड था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाई 2C, अब वो क्या हो गया? पूरा मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया हाफ Li स्क्वायर. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now, as soon as discharge of capacitor is complete, current stops and magnetic flux linked with the L starts collapsing. तो मैक्सिमम करंट पहुंच गया है ना, कैपेसिटर में जितना भी चार्ज था वो सारा चार्ज जो है अब कैपेसिटर से रिमूव हो गया और एनर्जी जितना स्टोर था वो एनर्जी अब जाके इंडक्टर में स्टोर हो गया. सो इस समय में कैपेसिटर में कोई भी एनर्जी नहीं है, सारा एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाता है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद L स्टार्ट्स कोलैप्सिंग. तो धीरे धीरे अब क्या होगा? करंट क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा. तो वो जो करंट जो उसमें राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट हुआ है, अब ग्रोथ ऑफ करंट के बाद डिके ऑफ करंट शुरू होगा और वो इंडक्टर जो है डिके ऑफ करंट होगा और धीरे धीरे कैपेसिटर को वो चार्ज करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. So therefore an induced EMF develops which starts recharging the condenser, that is capacitor, in the opposite direction. तो ये जो induced EMF है that will recharge the condenser in the opposite direction. The recharging is also opposed and hence delayed. कोई भी चीज चाहे तुम चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, दोनों केस में है ना ये इसको अपोज ही करेगा. तो यहाँ पे उल्टे साइड से जब हम चार्ज कर रहे हैं ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ, उसको भी डिले करता है और so recharging is again opposed and hence delayed. So when current is recharged complete, condenser is recharged completely, मतलब अब हम लोगों ने opposite polarity के साथ कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दिया. The magnetic field energy around L appears in the form of electric field energy between the plates. The entire process is repeated. So ये जो condenser है, so when the condenser is recharged completely, the magnetic field energy around L reappears in the form of electric field energy between the plates. The entire process is repeated. Thus, the energy taken once from the cell and given to capacitor keeps on oscillating between C and L. So if the circuit has no resistance, no loss of energy would occur. The oscillations produced will be of constant amplitude as shown in figure. These are called undamped oscillation. तो जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी लॉस इन एनर्जी नहीं है, तो जितना एनर्जी पहले कैपेसिटर में स्टोर था वो इंडक्टर में होगा, फिर इंडक्टर से वापस कैपेसिटर में उतना एनर्जी आएगा और ये एनर्जी will keep on switching from one device to the other device. So there will be no loss of energy which will be taking place. So oscillations produced will be of constant amplitude as shown in the figure, and these are called undamped oscillation. तो damping नहीं हो रहा है, इसका amplitude constant है. So the figure below shows 8 stages in the single cycle of oscillation. So figure below shows 8 stages in the single cycle of oscillation of resistanceless LC circuit.
The bar graph in each figure represents the stored electric energy. UB is equal to Q naught square by 2C. Q naught square by 2C होगा यहाँ पे. UE हो गया. UE is equal to Q naught square by 2C. And stored magnetic energy UB is equal to half Li square. The magnetic field lines of inductor and electric field lines of capacitor are also shown. तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ए वाला केस है. तो ये जो ए वाला केस है, इट शोज अ कैपेसिटर विथ मैक्सिमम चार्ज. ठीक है, कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है एंड नो करंट इन द सर्किट. कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज है एंड देयर इज नो करंट इन द सर्किट. फिगर ये जो बी वाला है, ठीक है, यहाँ पे shows discharging of capacitor with increasing current. धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. और तो यहाँ पे देखो UE मैक्सिमम, UB 0 है. यहाँ पे UB और UE दोनों बराबर है. ठीक है, तो धीरे धीरे चार्ज ऑन कैपेसिटर विल डिक्रीज एंड करंट इन द इंडक्टर विल इंक्रीज. उसके बाद उसके अलावा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू L आर एज पर राइट हैंड रूल. तो ये जो इंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दैट इज एज पर राइट हैंड रूल. तो ये जो करंट है, करंट बेसिकली इस तरीके से जाएगा, है ना. तो इसमें जो रोटेट, जो करंट जो है ऐसे गोल गोल घूम के जा रहा होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा. सो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो करंट यहाँ पे मेंशन्ड होगा कि अगर इस फॉर्म में है, करंट अगर इस तरीके से गया हुआ है, राइट. सो ऊपर से अगर हम देखें तो ये अगर हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा करंट, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इस तरह से निकल रहा है यहाँ पर से. तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलेगा और ये फिर वापस साउथ पोल में अंदर जाएगा. अब धीरे धीरे चार्ज जब ये इसमें कैपेसिटर में डिक्रीज हुआ, यहाँ पे चार्ज जब 0 हो गया, उस समय सारा जो है यहाँ पे करंट जो है इसमें मैक्सिमम होगा. और इस समय सारा एनर्जी जो, सो करंट इज मैक्सिमम, ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर ओनली. देयर इज नो एनर्जी इन द कैपेसिटर. तो UE 0 हो गया, UB मैक्सिमम. ठीक है. सो जो फिगर C है, shows capacitor fully discharged and maximum current. तो यहाँ के केस में capacitor is fully discharged and current is maximum. अब उसके बाद ये करंट धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा थ्रू कैपेसिटर. तो कैपेसिटर जो पहले इधर पॉजिटिव प्लेट था, नीचे नेगेटिव प्लेट था, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा. अब बिकॉज इंडक्टर से करंट जो है कैपेसिटर को चार्ज करेगा जो करंट जा रहा है, इसीलिए ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव हो गया और इधर वाला प्लेट नेगेटिव. सो धीरे धीरे ये कैपेसिटर चार्ज होगा. तो इनिशियली ये UE और UB यहाँ पे बराबर लग रहे हैं, और बाद में जब सारा करंट डिके हो जाता है इसमें से और ये चार्ज जो है इसमें पूरी तरह से ये चार्ज अप हो जाता है, तो उस केस में UB 0 हो जाता है और UE मैक्सिमम हो जाता है. सो ये जो D वाला था, it shows the charging of capacitor in opposite direction and current decreasing. So charging of current in opposite direction and current is decreasing. You can see only two lines now. Now E part shows the capacitor recharged. Shows capacitor recharged fully with potential opposite to that of A and no current. तो यहाँ पे इसके एकदम ऑपोजिट, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ऊपर था, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट नीचे आ गई. सो UE मैक्सिमम हो गया, UB जो है 0 हो गया. नाउ ये जो F वाला पार्ट है, इट शोज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करंट. सो F शोज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करंट इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा, अब करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू होगा.
ये जो उसके बाद फिर ये जब ये डिस्चार्ज हो रहा है और जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो उस समय सारा एनर्जी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है यहाँ पे. So the G figure shows fully discharged capacitor and maximum current in opposite direction. The figure H shows charging of capacitor with current decreasing as shown. So this shows charging of capacitor with current decreasing. और उसके बाद ये फिर रिपीट होता रहता है. This keeps on repeating. So वही उस फिगर का एक्सप्लेनेशन है पूरा यहाँ पे. So in actual practice, there do occur some losses of energy. Therefore, amplitude of oscillation goes on decreasing. These are called damped oscillation. तो actually में तो ऐसा कोई सर्किट नहीं है जो कि रेजिस्टेंसलेस हो, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो. So there will be some amount of resistance in the wire as well as in the inductor. So in practice, however, there do occur some loss of energy. Therefore, amplitude of oscillation on amplitude of oscillations goes on decreasing. These are called damped oscillation as shown in the. To obtain undamped oscillation, the energy loss is duly compensated in proper phase. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस. सो इट कैन बी ऑब्टेन मैथमेटिकली एज फॉलोज. तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा है, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुआ पहले, फिर बाद में इंडक्टर में स्टोर हुआ, फिर वापस कैपेसिटर में स्टोर हुआ, और ये इट कीप्स ऑन डूइंग दिस. द एनर्जी कीप्स ऑन switching from one device to other device. Frequency of electric oscillations अब हम लोग देखेंगे, निकालेंगे यहाँ पे. So it can be obtained mathematically as follows in figure. The moment the circuit is completed by putting in plug of key K2, okay, charge on condenser starts decreasing, giving rise to current in the circuit. So as di by dt is positive, okay, so we know that di by dt here is positive because current increases. So as di by dt is positive, the induced EMF in L will be such that VB is less than VA. So current जो है, rate of change of current increase कर रहा है यहाँ पे. So ये जो है current कैसे induce करेगा, उसके opposite direction. तो उसके opposite direction में current induce होता है इसमें. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जो ए का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से बड़ा होगा. सो इसका मतलब द पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी. सो अब हम लोग इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखेंगे. तो इधर से चलना शुरू करते हैं. Q बाय सी, ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, Q बाई सी, माइनस से प्लस जा रहे हैं, पॉजिटिव Q बाई सी. और यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा, जो ईएमएफ है एक्चुअल करंट के डायरेक्शन को अपोज करेगा. सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी. Q बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0. Now as Q decreases, I increases. Therefore, I is equal to minus of dq by dt. So current I is equal to minus dq by dt. Now equation this 62 becomes Q by C plus L. ये I minus dq by dt को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 62 and 63 से. तो 63 का जो करंट का जो वैल्यू है उसको वहां पे डी आई बाई डी टी में डाल देंगे, तो ये प्लस ऑफ डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो गया. ठीक है, और डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाय एल सी क्यू
is equal to 0. This equation has the form d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. So which is an equation of simple harmonic oscillator. So ये differential equation है, ठीक है. Differential equation degree 2 का है. तो यहाँ पे इस तरह का जो differential equation होता है उसका solution अगर हम लोग लिखते हैं इस इक्वेशन का, तो ये बेसिकली ये ऐसा इक्वेशन किस मोशन को सिग्निफाई करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिग्निफाई. सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिग्निफाई करेगा ओमेगा स्क्वायर. इसको इक्वेट करो और यहाँ से चेक करो. ओमेगा स्क्वायर 1/LC आ जाएगा. सो ओमेगा स्क्वायर अगर 1/LC है omega is equal to root under 1/LC. So this is 1/root under LC. So 1/root under LC है, ये ओमेगा का वैल्यू. ओमेगा को हम लोग 2 पाई न्यू लिख सकते हैं. So 2 pi into frequency is 1/root under LC. So frequency nu is equal to 1/2 pi or 1/root under LC. So omega is equal to 1/root under LC or nu is equal to 1/2 pi root under LC. The variation of charge with time. So variation of charge with time is represented as Q is equal to Q naught cos omega t. क्यों? क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज है, पूरी तरह से चार्ज था वो कैपेसिटर, तो इसीलिए Q नॉट cos ओमेगा t है, sin ओमेगा t नहीं लिखा. अब I का वैल्यू माइनस dq बाई dt होता है. इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस Q नॉट ओमेगा cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन sin ओमेगा t होता है ना, ओमेगा टाइम्स sin ओमेगा t. सो दिस इज इक्वल टू सॉरी cos ओमेगा t का को अगर हम लोग इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, cos का माइनस साइन हो जाएगा, राइट, और ओमेगा आ जाएगा. सो Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t हो गया. यहाँ पे Q नॉट cos ओमेगा t और इसको डिफरेंशिएट करें तो Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t. ये जो Q नॉट ओमेगा है ये बेसिकली I नॉट हो जाता है. So I naught is equal to Q naught omega, where this is the maximum value of current. Now, time independence of total energy in free LC oscillation. At any time t, energy stored in inductor half Li square होगा. So where I is current supplied by the charge capacitor. I क्या है? dq by dt है. तो यहाँ पे चार्ज है Q नॉट cos ओमेगा t, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t आ गया. UB इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, तो हाफ इंटू L इंटू ये जो माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t है उसको स्क्वायर कर देते हैं तो हाफ L ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t. सो अब ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट अंडर LC है. So UB is equal to half into L into I स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर करते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है. तो अगर आप ये करंट का वैल्यू देखेंगे, राइट, सो करंट का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने हाफ L ओमेगा स्क्वायर Q नॉट, जो एनर्जी स्टोर था हाफ L ओमेगा स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा t था, ओमेगा की जगह 1/LC हम लोग पुट कर देते, ठीक है. 1/LC अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हाफ L इंटू 1/LC Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया. L और L कैंसिल हो गया, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया हमारा एनर्जी स्टोर. एट द सेम इंस्टेंट t एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है? Q स्क्वायर बाई 2C है. सो Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q नॉट cos ओमेगा t था, Q नॉट स्क्वायर बाई 2C cos स्क्वायर ओमेगा t हो गया. तो ये हमारा
देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एंड दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर यूवी, राइट। अब ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलसी सर्किट क्या हो जाएगा, यूबी प्लस ऑफ यूई हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर्ड है क्यू स्क्वायर बाई 2c, दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें दोनों, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा, दिस इज इक्वल टू 1। सो ये क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c हो गया विच इज कॉन्स्टेंट। So hence total energy in LC circuit at every instant is constant. It does not depend upon time. Okay. So total energy जो है LC circuit में किसी भी instant पे constant है, ये time dependent नहीं, it does not depend. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now electric resonance. So उसके पहले या कर लेते हैं इसको पहले। So electric resonance क्या हुआ? The phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. So this frequency is called the natural frequency of oscillation of the system. In such a if such a system is driven by an energy source whose frequency is equal to the natural frequency of the system, the amplitude of oscillations become large and resonance is said to occur. For example, a child on a swing has a natural frequency of swinging back and forth. If another child pushes the swing at regular interval and the frequency of the pushes is almost the same as the frequency of swinging, the amplitude of swing becomes very large. So we say that the resonance has occurred. Now, series resonance circuit अगर हम लोग पहले देखते हैं. So a circuit in which inductance L and capacitance C and resistance R are connected in series, and the circuit admits maximum current corresponding to a given frequency of AC is called series resonance circuit. तो यहाँ पे resistance, inductance और capacitance तीनों series में connected है, ठीक है। और जो circuit है, it admits maximum current, तीनों series में connected और current maximum है, तो corresponding to a given frequency of AC. ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज रेजोनेंस, ऐसे सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। इम्पीडेंस हमें पता है, Z का इम्पीडेंस जो Z है RLC सर्किट का, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर होता है। सो Z इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। So R square plus XL क्या है, ओमेगा L है, और XC 1 by omega C है। So at very low frequencies, inductive reactance XL is equal to omega L is negligible, but capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C is very high. So as frequency of alternating EMF applied to the circuit is increased, XL goes on increasing and XC goes on डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो ओमेगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा से, तो ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्सएल बढ़ेगा, और यहाँ ओमेगा डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो एक्सी घटेगा, राइट। सो एक्सएल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एक्सी गोज ऑन डिक्रीजिंग फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसे सो फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, जब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो उस केस में एक्सएल क्या होगा, एक्ससी के बराबर होगा, राइट। सो एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया, मतलब ओमेगा आर इंटू एल इज 1 बाय ओमेगा आर सी। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी। तो इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सो इससे ओमेगा आर मतलब 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी, और
न्यू जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है उसका 1/2 पाई रूट अंडर LC। So at this particular frequency, nu r as XL is equal to XC, therefore Z is equal to root under R square plus 0, or which is equal to R, that is minimum. So impedance of RLC circuit is minimum, and hence the current I0, that is E0 by Z, is equal to E0 by R becomes maximum. तो हमें पता है कि यहाँ पे जब XL XC के बराबर है उस समय इम्पीडेंस मिनिमम होगा, इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और हम लोग का डेफिनेशन था भी रेजोनेंट सर्किट का कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए, करंट मैक्सिमम होगा. So this frequency is called the series resonant frequency, 1 by root under LC जो है 1/2 pi root under LC. Note that the resonance frequency is independent of, so resonance frequency is independent of the resistance R of the circuit. The variation of the circuit peak current with changing frequency of applied voltage is shown in figure. So आप देखिए पीक करंट जो है फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग वैल्यूज दिखेंगे. So variation of circuit peak current with changing frequency of applied voltage is shown in the figure. It is clear that for frequencies greater than or less than that of the peak current are less than omega r, the value of peak current are less than the value, maximum value I0. So अब यहाँ पे further at omega is equal to omega r, value of peak current is maximum. तो ओमेगा आर पे मैक्सिमम है, बाकी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो मैक्सिमम करंट है दैट इज लेस. अब हम लोग दो ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जहां मैक्सिमम करंट जो I0 by रूट 2 के बराबर, इन दोनों पॉइंट का जो I0 by रूट 2 के बराबर जो आएगा तो किन फ्रीक्वेंसीज पे आएगा, लेट्स से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे आता है. तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे आता है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये जो गैप है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में, दिस गैप इज नोन एज बैंड. सो दिस गैप इज नोन एज बैंडविड्थ बेसिकली. सो for lower resistance, lower R values, I0 is large and vice versa. So now Q factor अगर हम लोग देखें, Q factor बेसिकली रेजोनेंस सर्किट का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताता है. तो रेजोनेंस सर्किट का Q फैक्टर वो उसका शार्पनेस बताता है, कितना ज्यादा शार्प रेजोनेंस का कर्व बन रहा है. So characteristics of a series resonant circuit is determined by the Q factor or quality factor of the circuit. Now it defines sharpness of tuning at resonance. So the Q factor of series resonant circuit is defined as the ratio of the voltage developed across the inductor or capacitance at resonance to the impressed voltage. Impressed voltage मतलब इनपुट वोल्टेज, विच इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस आर. तो क्यू फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल बाय अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस आर, ठीक है. और क्यू फैक्टर को हम लोग ये भी कह सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस सी बाय अप्लाइड वोल्टेज. अच्छा देखो अब ये क्यों ऐसा है, सेम कैसे हो रहा है, क्योंकि ये देखो एक्सेल और हम लोग कह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं ना एक्सएल एक्ससी के बराबर हो गया, उस पॉइंट पे रेजोनेंस आता है. तो VL इज इक्वल टू VC है तो न्यूमरेटर तो सेम ही हो गया. तो इसीलिए वोल्टेज अक्रॉस L लो या वोल्टेज अक्रॉस C लो एक ही बात, दोनों केस में क्यू फैक्टर बराबर ही आएगा. क्यू फैक्टर क्या है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट का क्यू फैक्टर डिफाइंड है ratio of voltage developed across the inductance or capacitance at resonance to the impressed voltage, which is the voltage applied across R. ये definition है Q factor. So अब ये voltage across L क्या हो जाएगा, voltage across L है हमारा XL into I करेंगे तो ओमेगा into L into I, ओमेगा R मतलब resonant frequency पे, divided by applied voltage across R is I into R.
सो ये देखो करंट आई और करंट आई कैंसिल हो गया, ओमेगा एल बाय आर हो गया क्यू। सिमिलरली क्यू फैक्टर अगर कैपेसिटर वाले सर्किट का हम देखते हैं तो 1 बाय ओमेगा आर सी इंटू आई बाय आर आई। सो अब यहाँ पे आई और आई फिर से कैंसिल हो गया, 1 बाय आर इंटू ओमेगा आर सी। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करो ओमेगा आर का वैल्यू, या इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो एल बाय आर 1 बाय एल रूट अंडर एल सी हो गया, या 1 बाय आर रूट अंडर एल बाय सी। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो भी ये आएगा, और यहाँ पे वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो भी सेम वैल्यू। सो दोनों केस में क्यू फैक्टर 1 बाय आर रूट अंडर एल बाय सी के बराबर है, ठीक है। चाहे हम रेशियो जो है वोल्टेज अक्रॉस सी करके डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज करें, या वोल्टेज अक्रॉस एल डिवाइडेड बाय, ये तभी पॉसिबल है जब रेजोनेंस में, अदरवाइज तो वोल्टेज अक्रॉस एल और वोल्टेज अक्रॉस सी अलग अलग हो जाएगा, तो वहां पे वैल्यूज डिफर करें। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सो जो क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है, क्यू फैक्टर क्यू इज इक्वल टू 1 बाय आर रूट अंडर एल बाय सी। इट कैन बी शोन दैट क्यू इज जस्ट अ नंबर हैविंग नो डायमेंशन। रेशियो है ना, रेशियो है तो नंबर हैविंग नो डायमेंशन ही होगा, राइट। So thus Q factor may also be taken as voltage multiplication factor of the circuit. Now as R is increased, Q factor of the circuit decreases. जब resistance increase करेगा तो Q factor decrease करेगा. The electronic circuit with high Q values would respond to a very narrow range of frequencies and vice versa. The values of Q usually vary from 10 to 100. However, the electronic circuits dealing with very high frequencies may have Q is equal to up to 200 value. Now it should be clearly understood that the higher the value of Q, the narrower and sharper is the resonance. तो जितना ज्यादा Q फैक्टर का वैल्यू होगा उतना शार्प रेजोनेंस होता है. Now another definition of Q factor. Suppose we choose a value of omega for which the current amplitude is 1 by root 2 times its maximum value. So from the above figure we find that there are two such values of omega symmetrically about omega 0, say omega 1 and omega 2. तो ये अगर हम लोग बात करें, तो इस फिगर की बात हो रही है. सो यहाँ पे हम लोग का ये जो वैल्यू था ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये ओमेगा 1 का वैल्यू हो गया, ओमेगा 2 का वैल्यू. So suppose we have the value omega for which the current amplitude is 1 by root 2 times its maximum value. From the above figure we find that there are two such values of omega symmetrical about omega naught, say omega 1 और omega 2. तो ये जो हम लोग फिगर बनाए थे, सो ये हमारा आई नॉट बाई रूट 2 है, लेट्स से ये आई नॉट है. तो ये जो वैल्यू है ये हो गया ओमेगा 1, ये हो गया ओमेगा 2. Now resonant frequency omega r है, तो omega r minus delta omega is omega 1, and omega r plus delta omega, तो ये जो है change in angular frequency, ये omega r.
तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा is equal to omega 2 and omega r minus delta omega is omega 1. और इन दोनों का जो गैप है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 डेल्टा. So the difference omega 2 minus omega 1, which is equal to 2 delta omega, is called the bandwidth of the circuit. So the quantity omega r by 2 delta omega is regarded as measure of sharpness of resonance. So ये measure of sharpness of resonance है, that is Q factor of resonance circuit. So Q factor of resonance circuit is the ratio of resonant angular frequency to bandwidth of the circuit. So resonant angular frequency omega r है और bandwidth 2 delta omega है, तो omega r by 2 delta omega. ये दूसरा डेफिनेशन है Q फैक्टर. सो बैंडविड्थ है क्या? डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट विच पावर इज हाफ द मैक्सिमम पावर ऑफ करंट. तो बिकॉज यहाँ पे जो करंट है 1/√2 टाइम्स है, पावर I²R होता है, तो पावर क्या हो जाएगा? 1/2 टाइम्स हो जाएगा. तो वही चीज कह रहा है. तो विच इज द डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर इज हाफ, द मैक्सिमम पावर ऑफ करंट इज, the maximum value or current is, maximum power or current is I0/√2. तो इस फ्रीक्वेंसी पे पावर इज हाफ द मैक्सिमम पावर इज I0/√2. क्लियर है बच्चों? बैंडविड्थ समझ में आ गया, क्यू फैक्टर समझ में आ गया है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया सीरीज सर्किट का. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है ना? मेरे ख्याल से एक अगली क्लास में खत्म हो जाना चाहिए हमारा जितना सब बाकी है. ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, Okay, sir. sir. बाय, टेक केयर. Thank you, sir.